Hello dear students, welcome back to Topic Mania series of Ranker JEE. This is Gaurav from IIT कानपुर. So students, Topic Mania के इस वीडियो में हम लोग मेनली पढ़ने वाले हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के बारे में. ठीक है, हम लोग पहले तो स्ट्रेटेजी देखेंगे कि किस तरह से इस चैप्टर्स में अल्डिहाइड और कीटोन को आपको कवर करना है, कंटेंट जो भी अल्डिहाइड कीटोन से रिलेटेड. और फिर उसके बाद हम लोग बातें करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्या हम लोग बेवजह ही तो नहीं पढ़ रहे हैं ये चैप्टर्स. ठीक है, आप लोग देखेंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कितने इजी क्वेश्चंस आए हुए हैं. बस ज़रूरत है तो आपको एक रफ एनालिसिस की ज़रूरत है, रफ ओवरव्यू की ज़रूरत है. बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर्स में. ठीक है, तो आइए देखते हैं. पहले स्ट्रैटेजी देखेंगे कि क्या है. तो हम लोग पहले बात कर लें अगर कि अपने कार्बोनिल कंपाउंड्स में दो चीज़ें हैं, है ना, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. और इन दोनों में ही आपको पहले देखने को मिलेगी प्रिपरेशंस. ठीक है, जो भी अल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन हो या फिर कीटोन्स की प्रिपरेशन हो, तो जो अल्डिहाइड या फिर कीटोन बनते हैं, पहले हम लोग बात कर लें. अल्कोहल दिया हुआ है, तो अल्कोहल का हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल को मेनली हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं. ऑक्सीडाइज करते हैं, अगर ये 1 डिग्री अल्कोहल है तो अल्डिहाइड बनता है. ठीक है, और अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो कीटोन बनता है. अब ऑक्सीडाइज करने के कितने सारे रिएजेंट्स हैं ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, रिएजेंट्स किसी चैप्टर के नहीं होते. आपको बेसिकली किसी चैप्टर में आपको जो उस चैप्टर का कंटेंट है, जैसे अल्कोहल है तो अल्कोहल बनता कैसे है और अल्कोहल्स के रिएक्शंस कैसे हैं वो पढ़ी जा सकती हैं, उस चैप्टर का कंटेंट है. लेकिन किन रिएजेंट्स का यूज करके ये बन रहा है या फिर किन रिएजेंट्स का यूज इस पे अप्लाई करने से क्या बन रहा है, रिएजेंट्स किसी चैप्टर के नहीं होते. तो आपको रिएजेंट्स पे कंट्रोल होना चाहिए. मैं दो ही चीज बोलता हूँ, पहली चीज आपको जीओसी, दूसरी चीज आपको रिएजेंट्स. इन पे आपको एकदम बहुत अच्छे से कंट्रोल होना चाहिए, पकड़ होनी चाहिए. ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है तो जीओसी एक ऐसा रास्ता है जिससे होकर आपको जाना ही जाना है. अगर आपने अच्छे से उस जर्नी को तय किया है जीओसी के, तो आपका जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओवरऑल पूरा अच्छा होने वाला है. अगर थोड़ा सा वो अच्छे से नहीं है, क्लियर नहीं है, तो आपको टफ होने वाला है. आपको लगेगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शन एंड ऑल. ठीक है, तो पहली चीज अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करेंगे. अगर 1 डिग्री है तो अल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री है तो हम लोग कीटोन्स ऑब्टेन करेंगे, 3 डिग्री है तो वो ऑक्सीडाइज ही नहीं होगा. ठीक है, मतलब इनसे अल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स के किसी मतलब का नहीं रहेगा. दूसरी चीज है हाइड्रोकार्बन्स की. पहली चीज है मान लेते हैं अल्कीन. ठीक है, अल्कीन. अच्छा, अल्केन को हम लोग, हाइड्रोकार्बन्स में क्या आते हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, तो अल्केन्स को हम लोग, अल्केन से डायरेक्टली एज सच कोई मेथड नहीं है कि हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड्स ऑब्टेन करें. ठीक है, उसके लिए आप लोग को या तो अल्कीन के रास्ते होके जाना पड़ेगा या फिर अल्काइंस के रास्ते होके जाना पड़ेगा. ठीक है, अल्कीन्स का बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, बहुत फेमस चीज है ओजोनोलिसिस. ठीक है, ओजोनोलिसिस ये हम लोग करते हैं. आपको रिएजेंट्स देख लेना पड़ेगा. ठीक है, ओजोनोलिसिस करते हैं, बहुत बार देखने को मिलता है. और अल्काइंस में हम लोग जो बहुत फेमस चीज है OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन. ठीक है, तो हम लोग को कहीं ना कहीं अल्डिहाइड या फिर कीटोन्स मिलते हैं, डिपेंड्स अपॉन अल्कीन और अल्काइन आपका कैसा है. ठीक बात है. उसके बाद एसिड क्लोराइड आता है. एसिड क्लोराइड्स, ठीक है, आपने रोजेनमुंड्स का नाम अगर सुना है, रोजेनमुंड्स, तो क्या होता है, रोजेनमुंड्स बेसिकली क्या होता है, एसिड क्लोराइड से अल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है. ये एक नेम रिएक्शन है जिसमें H2PD और BaSO4 रिएजेंट होता है. ठीक है, मैकेनिज्म आप देख लीजिएगा उसका. ठीक है, तो रोजेनमुंड्स रिएक्शन बहुत फेमस नेम रिएक्शन है ये भी. ठीक, ये चीज हो गई. फिर उसके बाद ये नाइट्राइल मतलब RCN, ये भी एक बहुत ही फेमस सी रिएक्शन है. ठीक है, यहां से हम लोग जब ट्रीट करते हैं SnCl2 और HCl के साथ, ठीक है, तो हमें अल्डिहाइड मिलता है और इसका नाम होता है स्टेफेंस रिएक्शन या फिर रिडक्शन. स्टेफेंस रिएक्शन एक तरीका ये भी है अल्डिहाइड बनाने का. दूसरी चीज है टॉलुइन आपके पास. टॉलुइन को जब हम लोग क्रोमिल क्लोराइड से CrO2Cl2 से ट्रीट करते हैं तो क्या बनता है हमें, बेंडल्डिहाइड. ठीक है, वो जो आपके पास PHCH3 है उसके ऊपर CrO2 अल्टीमेटली जो है CrO2Cl2 ट्रीट करते हैं हम लोग, तो हम लोग को PH और CHO मिलता है. ठीक है, उसी तरीके से सिमिलर ही है. ठीक है, सिमिलर यहाँ पे गटरमैन कोच रिएक्शन. ठीक, आप लोग बेंजीन रिंग पे, ठीक है, बेंजीन रिंग पे CO और HCl इस तरह से जो भी रिएजेंट होता है, आप पर्टिकुलरली ध्यान दे लीजिएगा उसका
मैकेनिज्म देख लीजिएगा, तो हम लोग को बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। ये बहुत जगह देखने को मिल जाती है, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट फॉर्म में आप लोग को देखने को मिल जाती है। ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की बात अगर हम लोग कर लें, एक तरह का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। तो ये RCOX CL हो, BR हो, कुछ भी हो, ठीक है। अब इसका अगर अटैचमेंट हो, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, कीटोन्स ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। कीटोन्स ऑब्टेन कर लेंगे बहुत इजीली, क्योंकि भाई इसके करस्पॉन्डिंग आपका रिएक्टेंट होगा। ये तो हमने दूसरी स्पीसी ली है, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग आपका रिएक्टेंट होगा। रिएक्टेंट में क्या, अगर मान लेते हैं यहां पे हमने RMgX यूज कर लिया, ग्रिगनार्ड रिएजेंट यूज कर लिया, ये क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, यहां पे अटैक करेगा और आपको कीटोन मिल जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक हो तो बताओ, ठीक है। फिर उसके बाद ये चीज हो गई, ये तो आपकी हो गई प्रिपरेशंस में। उसके बाद अगर हम लोग रिएक्शंस की बात कर लें, रिएक्शंस की, ठीक है, इसमें आपने देखा था कि अल्डिहाइड्स भी बन रहे हैं, कीटोन्स भी बन रहे हैं, डिपेंड्स अपॉन कि आपका सबस्ट्रेट कैसा है, ठीक है। अगर हम लोग रिएक्शंस की बात कर ले तो सबसे पहले आपका आता है रोजनमुंड्स रिडक्शन या फिर रोजनमुंड्स रिएक्शन, जो कि आप यहां पर देख चुके हैं, ये वाला, ठीक है। ये RCOCl H2PD और BaSO4 हमें मिलता है RCOH। यही तो है रोजनमुंड्स रिडक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद आता है वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन। वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन बेसिकली क्या है, इनका रिएक्शन है, ठीक है। इनका रिएक्शन है क्या, अल्डिहाइड हो या फिर मेनली कीटोन हो, उसको हम लोग हाइड्रोजन इन बेसिक मीडियम ट्रीट करते हैं तो वो सिंपल एल्केन दे देता है। उसी तरीके से आपका क्या है, क्लेमेंसन रिएक्शन भी होता है, जिंक अमलगम HCl, ठीक है। और उसके बाद आती हैं दो बहुत ही फेमस रिएक्शंस, ठीक है। एक तो अल्डोल कंडेंसेशन, एक कैनिजारो। कैनिजारो इज अ नेम रिएक्शन, अल्डोल इज नॉट अ नेम रिएक्शन, ठीक है। मेंस का एग्जाम है, हो सकता है आपको किसी न किसी फॉर्म में देखने को मिल जाए कि क्या अल्डोल एक नेम रिएक्शन। अल्डोल जो रिएक्शन है उसमें जो स्पीसी बनती है अल्डोल, उसका नाम है, ठीक है। अल्डोल उसका नाम है, उसके बेसिस पे, उसके बैकग्राउंड में आपको नाम देखने को मिलता है अल्डोल कंडेंसेशन। अदरवाइज अल्डोल कंडेंसेशन नेम रिएक्शन नहीं है। कैनिजारो है, अल्डोल कंडेंसेशन आप जानते ही हैं, ठीक है। अल्डिहाइड्स कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस अंडरगोज अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड आप लोग को मिलता है। जो कैनिजारो है उसका थोड़ा सा ऑपोजिट होता है, इसमें आपको अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए अल्डिहाइड्स में या फिर कीटोन्स में अल्फा हाइड्रोजन आपको नहीं चाहिए। अल्डिहाइड्स फास्ट रिएक्शन देते हैं और कीटोन्स नहीं देते हैं, क्योंकि ऐसा कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो तो वो बहुत बल्की हो जाएगा, ठीक है। और उसकी वजह से ये रिएक्शन या तो बहुत स्लो हो जाती है या तो होती ही नहीं है कीटोन्स के केस में, ठीक है। तो इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए और कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली के प्रेजेंस में होता है, ये डाइल्यूट अल्कली के प्रेजेंस में होता है। एक माइन्यूट डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ बेसिस, वो आप ध्यान दे लें, ठीक है। फिर उसके बाद अल्डिहाइड्स और कीटोन्स का ये फेमस टेस्ट है, ठीक है। ये दोनों ही, ये तीनों ही फेमस टेस्ट है। इनके बेसिस पे बहुत सारे पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पैराग्राफ एज इन मेंस में पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन आपको बहुत वर्डिंग्स दे दी जाती है क्वेश्चन की, ठीक है। अभी आपको दिखाऊंगा मैं एक क्वेश्चन, वर्डिंग्स दे दी जाती है कि एक कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है, आप ये जो है वो कंपाउंड ये स्टेटमेंट्स उसके रिगार्डिंग दे दिए जाते हैं कि वो टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव देता है, फला टेस्ट नेगेटिव देता है, 2,4-DNP टेस्ट देता है। तो बताइए आप फाइनली कंपाउंड क्या है, ठीक है। तो ये तीनों टेस्ट के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और ये हर एग्जाम में, हर बार जेईई मेन के एग्जाम में हर बार किसी न किसी फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा फॉर श्योर, ठीक है। ये चीज हो गई। अब अगर हम लोग बात कर ले क्वेश्चंस की, तो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये जो हमने भाई डिस्कस किया अल्डिहाइड और कीटोन के लिए, ये आपको चीजें एनसीईआरटी में मिल जाएंगी, ठीक है। एनसीईआरटी में अच्छे से मिल जाएंगे या फिर आप किसी भी और साइड बुक से पढ़ ले, लेकिन अभी जो समय है आपको एनसीईआरटी के अलावा और कुछ नहीं देखना चाहिए, ठीक है। कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी के लैंग्वेज जो है उसको उठा के क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। एनसीईआरटी से फिगर उठाते हैं, एग्जाम्पल्स उठा के आपको क्वेश्चन, अभी एक क्वेश्चन आया हुआ था नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में कि जब हम नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रेशन करते हैं तो जो मेजर
प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनका रेशियो के बेसिस पे, ठीक है, उनके रेशियो के बेसिस पे क्वेश्चंस आ गया था। वो फिगर जो है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में तीनों नाइट्रेशन करा, एक ही कंपाउंड का नाइट्रेशन करा के 3 प्रोडक्ट बनाया गया है और उनका रेशियो दिया गया है एक ही फिगर में, वो इंटैक्ट है एनसीईआरटी में। तो आप समझ सकते हैं किस लेवल का क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे मैं डिस्कस जो आज करूंगा कि आपको ये चीज दी गई है, ठीक है, ये चीज यहाँ पे दी गई है, ये क्या है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक है। अब ये यहाँ से अल्काइल नेगेटिव का सोर्स है, अब ये वर्क करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे और यहाँ पे, दोनों जगह न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, ये दोनों बॉन्ड्स ऐसे ऊपर की तरफ खुलेंगे और दोनों OH हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से जब आपके पास फिर ये जो है टर्म ऐसे ही रहेगा, आयनाइज हो जाएगा, मतलब Mg2+ में था और Br यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव चार्ज तो इसके ऊपर है ही है, मतलब यहां से जब ये माइनस चार्ज इधर की तरफ खुलेगा डबल बॉन्ड, तो यहां से उसको बैलेंस करने के लिए Mg और Br, Mg और Br, एक नेगेटिव यहां से, एक नेगेटिव O से, यहाँ पे 2 पॉजिटिव, तो बैलेंस हो जाएगा। मतलब ओवरऑल आपके पास 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है, ठीक है। 5 मेंबर्ड क्या हो रहा है, रिंग बन रहा है। यहां पे O-, यहां पे O- और Mg Br, ठीक है, और यहाँ पे भी Mg Br, ये CH3 था ही, ये CH3 था ही, पहले से ही था, ठीक है। अब क्या होगा, इसके ये आपका हो गया कंपाउंड A, ठीक है, ये आपका कंपाउंड A हो गया, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या होगा, H2O दिया गया है। बेसिकली क्या होता है, यहां से बॉन्ड टूटेगा, ये सब जो आयनाइज्ड स्पीसी हैं ये बाहर निकल के जाएंगे और बेसिकली आपको ये दोनों अल्कोहल मिलेंगे, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप मिलेंगे। उसके रिगार्डिंग आप ऑप्शंस देख सकते हैं, पहला ऑप्शन दिया हुआ है। कितना इजी क्वेश्चन है आपका, सिर्फ और सिर्फ हमने डिस्कस किया था अभी कि कार्बोनिल कंपाउंड्स पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं। ये चीज आपको बहुत बार देखने को मिलेगी अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो यहां से अगर आप अटैक कराएंगे, सिंपली ये सब चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप सिर्फ कॉमन सेंस जीओसी अप्लाई करते जाएं, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो यहां पे दिया गया है, ये कंपाउंड आपको दिया गया है और HNO के प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जा रही है, ठीक है। अब ये चीज अगर इसको आप खोल के लिखेंगे तो C7H5O2 और उसका 2 यूनिट और, ठीक है, मतलब इसका डबल हुआ है, ऐसे इस तरीके से कुछ हुआ है, ठीक है। यहां से कुछ, मतलब आपको कहने का ये मेरा तात्पर्य कि भाई यहां से जब ये एसिटिक एनहाइड्राइड जैसा नहीं आपको दिखने को लग रहा है कि AC2O, ठीक है। अब जब ये ऐसे रिपीट होता है, ठीक है, रिपीट होता है, मतलब ये आप जब खोलेंगे इसको खोलेंगे तो आपको एक पेरोक्साइड लिंकेज दिखेगा, ठीक है, O ये लिंकेज दिखेगा आपको। और आगे वाली स्पीसी को अगर आप इग्नोर भी कर दे तो यहाँ ऑक्सीजन है, 2 बार एक ऑक्सीजन, जब ऐसे खुलेगा ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड मिलेगा। अब HNO के प्रेजेंस में क्या होता है, फ्री रेडिकल जनरेट होता है, O पे फ्री रेडिकल आएगा जनरेट होके, ठीक है। अब वहां से जब O पे फ्री रेडिकल आएगा, ये X की बात कर रहे हैं, ठीक है, फ्री रेडिकल आएगा और COO इस पे फ्री रेडिकल आएगा और यहाँ पे जो R स्पीसी लगी हुई है वो ऐसे रहने दीजिए, उसका 2 इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, यहां इस बॉन्ड का भी होमोलिसिस होगा और ये बॉन्ड ऐसे होता है, ये बॉन्ड इधर की तरफ टूटेगा, ये बॉन्ड इधर की तरफ टूटेगा, एक फ्री रेडिकल यहां से और 2 इक्विवेलेंट है तो 2 फ्री रेडिकल दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे और यहां से CO2 के 2 इक्विवेलेंट्स निकल के जाएंगे। मतलब X पूछा है तो X अगर आप ध्यान दे तो ये क्या था, C7H5, ठीक है, या फिर इसको लिखो C6H5, C डबल बॉन्ड OO, ठीक है, और इसी का आपको डबल किया हुआ था, मतलब यही वाली यूनिट और रिपीट करेगी, ये इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा, ये बॉन्ड तो तोड़ा है आपने, ठीक है। तो आपको C6H5 और C6H5, ठीक है, ये इक्विवेलेंट या फिर लिख दो 2C6H5 इस तरह से, प्लस 2 इक्विवेलेंट CO2 के आपको मिलेंगे, ठीक है। मतलब ये वाला जो बॉन्ड ब्रेक हुआ था इसका 2 इक्विवेलेंट फ्री रेडिकल बना था और यही X था, यही पूछा है। तो फ्री रेडिकल वाला स्पीसी आप देख लो कि क्या है फ्री रेडिकल, ठीक है। यहां से ये नेगेटिव चार्ज है, पेयर्ड है, ये पॉजिटिव चार्ज है, हो ही नहीं सकता। यहाँ पे कुछ है ना अनपेयर्ड सा स्पीसी, जो कार्बन वाली स्पीसी जो
सिचुएशन बनती थी उस तरह का है। यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ये रहा आपका फ्री रेडिकल, ये ऑप्शन हो गया। मैंने तो इतना इलेबोरेट किया है, वरना आपको आपके दिमाग में ये सारी बातें चलती है और आप इजीली कर लेते। ठीक है, अगर आगे हम लोग बात करें, इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, इस क्वेश्चन की बात ये कर रहा था कि आपको कंपाउंड का फॉर्मूला दे दिया गया है और दे रहा है कि भाई ये वाला टेस्ट देता है, उसके बाद एसिटिक एनहाइड्राइड से ट्रीट करने के बाद ये डेरिवेटिव बनता है। ठीक है, तो आपको टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक, तो एल आइसोमर दिया हुआ है। अच्छा, ये वाला जो फॉर्मूला दिया हुआ है, इससे आपके चारों ऑप्शन ही मैच करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला वाइज तो चारों ऑप्शन मैच करेंगे, मतलब आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाली है फॉर्मूला से। ठीक है, दूसरी चीज कि ये कंपाउंड जितने भी हैं ये सारे आपके टॉलेंस, ये जो सिल्वर है ना, सिल्वर अमोनियम के पास ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला टेस्ट दे रहे हैं। मैं नाम नहीं बता रहा हूं, ये नाम बहुत फेमस है, ये वाला है। अब क्या है कि बोल रहा है कि वो कंपाउंड जिसका फॉर्मूला ये है, एसिटिक एनहाइड्राइड से ट्रीट करने के बाद आपका ट्राई एसिटेट डेरिवेटिव बना है, मतलब आपके पास 3 OH इक्विवेलेंट्स हैं। ठीक है, 3 OH इक्विवेलेंट्स है एक मॉलिक्यूल में। अभी हमने रिसेंट वीडियो में डिस्कस किया था जब मैं बायो मॉलिक्यूल्स वगैरह कर रहा था। जैसे मान लो यहां से RCH2OH है, एसिटिक एनहाइड्राइड आपको दिया गया है। ठीक है, मतलब इसको अगर देखा जाए तो CH3 C डबल बॉन्ड OCO CH3, यही तो होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। अब इसका लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा, ये यूनिट भी निकल के बाहर जाएगी। ठीक है, तो जितने OH मॉलिक्यूल होंगे उतने ये वाले यूनिट एसिटाइल यूनिट अटैच हो जाएगी। अब बोल रहा है ट्राई एसिटेट यूनिट, है ना, ट्राई एसिटेट यूनिट बन रही है, डेरिवेटिव बन रहा है, मतलब 3 OH होंगे। अब 3 OH देखोगे अगर तो 1 2 3 सब में ही है 3 OH। ठीक है, यहां से भी बात अपनी बनी नहीं। फिर उसके बाद बात कह रहा है कि लेकिन ए कंपाउंड प्रोड्यूसेस ऑप्टिकली एक्टिव, है ना, ये कहां गया, कंपाउंड ए प्रोड्यूसेस एन ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर बी एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर सी ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन वाटर एंड HNO3 रिस्पेक्टिवली। अगर ब्रोमीन वाटर से ट्रीट करने के बाद वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट दे रहा है, लेकिन HNO3 से ट्रीट करने के बाद वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, ये इतनी इंफॉर्मेशन दी गई है। अच्छा, डी और एल का अगर आपको आइडिया हो कि डी क्या होता है या फिर एल क्या होता है, हमने बायोमॉलिक्यूल्स वगैरह में बताया कि जो मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन है, इससे फार्देस्ट कायरल कार्बन जो भी होगा उस पे OH अगर राइट साइड में है तो हम लोग डी लिखते हैं, अगर फार्देस्ट कायरल कार्बन पे OH लेफ्ट साइड में है तो हम लोग एल लिखते हैं। तो एल आइसोमर दिया है, तो जितने भी इस वाले कार्बन पे लेफ्ट साइड में OH है, सिर्फ उसी के बारे में हमको सोचना है, बाकी को हम लोग देखेंगे भी नहीं। ठीक है, इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, 2 में दिया हुआ है लेफ्ट में, यहाँ जब ये राइट में दिया हुआ, ये राइट में दिया हुआ, मतलब ये वाले हमारे काम के तो नहीं, हमारा 50% एक्यूरेसी बढ़ गया आंसर का। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि ब्रोमीन वाटर ट्रीट किए तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड दे रहा है। ठीक है, ब्रोमीन वाटर ट्रीट किए तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड दे रहा है। अगर आपको पता है बायोमॉलिक्यूल्स वगैरह पढ़े हैं आप, तो उसमें आपको दिया होता है कि भाई ब्रोमीन वाटर जब आप ट्रीट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये यूनिट COOH में कन्वर्ट हो जाती है। अब जब एक साइड COOH है, एक साइड CH2OH है, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, एक यूनिट। अब ये किसी तरह का प्लेन मिलना है, ये कार्बन कायरल है, ये तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही। यहाँ भी वही सेम चीज ही है, ये ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब कायरल कार्बन है। यहाँ भी ये यूनिट क्या हो जाएगी, COOH हो जाएगी, मतलब दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव हैं। लेकिन HNO3 से जब आप ट्रीट करेंगे तो इसको इनएक्टिव प्रोडक्ट मिल रहा है, मतलब HNO3 से ये वाला यूनिट भी COOH में कन्वर्ट हो जाता है और इस बीच में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है। लेकिन यहाँ भी जब ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बावजूद भी यहाँ POS नहीं रहेगा, क्योंकि ये OH इधर है, ये OH इधर है, मतलब हमारा कंपाउंड ये रहा। ठीक है, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला ये क्वेश्चन था, तो आप समझ सकते हैं लेवल कितना आसान हो जा रहा है इस ऐसे क्वेश्चंस का। तीसरी चीज, which of the following reaction will yield benzaldehyde as a product। ठीक है, will yield benzaldehyde as a product। अब आप देखो यहाँ एसिड दिया हुआ है, ठीक है, एसिड दिया हुआ है, ये SOCl2 में अगर रिएक्शन करेगा तो ये COCl हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज H2PDBSO4 क्या होता है, ये रोजेनमून्स रिडक्शन है। ठीक है, रोजेनमून्स रिडक्शन है, तो ये एल्डिहाइड ही बनता है, COOH, ये PH,
यही तो है रोजन-मून रिएक्शन, मतलब ए तो देगा, ऑप्शंस आपके ये हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये थोड़े से कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, इनको 1 2 लिखो तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। 1 2 3 4 क्या होगा, बी वाले में देख लो, ये CH2OH है और CrO3H2SO4 के प्रेजेंस में, ठीक है। अगर यहीं पे CH3 होता, ठीक है, CH3 होता तो ये इटार्ड रिएक्शन होती, उसमें बेंजल्डिहाइड बनता है, लेकिन ये वाला चीज आपने कभी नहीं देखा होगा, ठीक है। यहां आ जाओ, अगर यहां आ जाओ, ये NaBH4H माइनस का सोर्स है, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये इधर की तरफ आएगा, ये बाहर और ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। आपके पास बना क्या, PH C डबल बॉन्ड OH, ये पहले ही स्टेप में बन गया आपका। फिर उसके बाद PCC दिया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया हुआ है, तो ये अल्डिहाइड तो नहीं रहने वाला है ना, अल्डिहाइड तो नहीं रहने वाला है ना। अगर यही रोक दी होती, एक ही स्टेप की रिएक्शन दी गई होती, तो शायद हम लोग लिखते कि भाई ये इसमें भी बेंजल्डिहाइड बन रहा है। इस वाले में आ जाओ, ये आपका इटार्ड रिएक्शन दिया हुआ है, ये आपका इटार्ड रिएक्शन दिया हुआ है कि CrO3 और उसके बाद एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। ये सारे सारे डायरेक्ट NCERT में दिए हुए हैं, ठीक है। मतलब ए और डी में आपका बेंजल्डिहाइड बन रहा है, तो हमारा ऑप्शन ऐसा होना चाहिए जिसमें ए और डी दोनों होना चाहिए, मतलब तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आप देख सकते हैं, और ये सारे सारे जो भी हमने डिस्कस किया, क्वेश्चंस और भी हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस डिस्कस करना पर्पस नहीं है यहाँ पे, प्राइमरी पर्पस। दूसरा कि हम लोगों को एक स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बहुत ही फोकस्ड वे में अगर स्टडी नहीं करेंगे, कंट्रोल्ड वे में स्टडी नहीं करेंगे, तो फिर चीजें पढ़ने पढ़ाने को तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, लेकिन एग्जाम में जो आने वाला है, जो मार्क्स देने वाला है, जिससे आपका सिलेक्शन होने वाला है, वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है, उसका पता होना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।